11 बज रहा है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताए थे। सुप्रीम कोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट को शॉर्टकट में एससी। अब कंफ्यूजन मत पड़िएगा, सर्वोच्च मतलब होता है सबसे ऊपर, सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। भारत में सुप्रीम कोर्ट का जो पद है ये कहां से लाया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट यूएसए के संविधान से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट यूएसए के संविधान से लिया गया। इसकी चर्चा अनुच्छेद 124 में है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 124 में है। सुप्रीम कोर्ट की चर्चा अनुच्छेद 124 में है। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, तो बच्चों वाली टॉपिक है। आगे बढ़े। अब इसको इत्मीनान से समझिएगा, क्योंकि ये एक अनुच्छेद में बहुत सारे कॉन्सेप्ट छुपे हैं सब। आर्टिकल 124, सुप्रीम कोर्ट का गठन। सुप्रीम कोर्ट का गठन, फॉर्मेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा में इसमें हर एक चीज की जानकारी आपको मिलेगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान समय में कितने जज हैं? तो 33 और एक मुख्य न्यायाधीश है। जबकि पहले देखेंगे तो इससे पहले, बहुत पहले कई टाइप के गठन थे। पहले 8 जज थे, फिर 26 जज हुए, फिर 31 हुए। तो बहुत पहले की बात करेंगे तो उसको नहीं देखते। 8 जज थे, फिर 26 थे, फिर 31 थे, अभी 34 हो गए। लेकिन इन जजों में अगर आप देखेंगे तो एक भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और बाकी होते हैं। तो 7 जज होते हैं और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। टोटल मिला के 8। यहां पे भी वही कंडीशन, 25 जज रहेंगे और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तब होगा 26। यहां भी सेम कंडीशन, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बाकी के रहेंगे 30 जज। तो यहां पे भी तो होगा ना, 33 जज रहेंगे और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये अभी वर्तमान की संख्या है। आपसे ये नहीं पूछने जाएगा कि ये कब बढ़ाया और कब घटाया गया, इसलिए आप याद रखेंगे कि वर्तमान में जजों की संख्या कितनी है? 34 है। वर्तमान में जजों की संख्या 34 है। अब कहेगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जज की संख्या, जज की संख्या मतलब नंबर ऑफ जजेज इन सुप्रीम कोर्ट कौन डिसाइड करता है? तो याद रखेंगे ये डिसाइड करता है हमारा संसद। लेकिन यूपीएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा था कि हाई कोर्ट में जजों की संख्या का कौन डिसाइड करता है, कि कितने जज रहेंगे? तो हाई कोर्ट में अगर कहेगा तो वहां हाई कोर्ट में राष्ट्रपति आते हैं। तो जब हम हाई कोर्ट पढ़ाएंगे आपको आर्टिकल 214, तब हम वहां हाई कोर्ट में बता देंगे कि हाई कोर्ट में जजों की संख्या का जो डिसाइड होता है कि कितने जज रहेंगे किस हाई कोर्ट में, ये राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट करते हैं। लेकिन यहां याद रखिएगा कितने जज होते हैं ये संसद डिसाइड करती है। ये संख्या को किसने बढ़ाया है? तो संसद ने इस संख्याओं को बढ़ाया है। किसी को कोई दिक्कत नहीं यहां तक में, एक एक करके समझिए। ये सारी चीजें आर्टिकल 124 में है। ये बहुत बड़ा आर्टिकल है, इसमें हर एक चीज सुप्रीम कोर्ट का देख रहे हैं, सीधे स्ट्रक्चर के बारे में बता दिए, स्ट्रक्चर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? इनके अंदर कोई ना कोई तो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, योग्यता। तो योग्यता में इनकी 2 चीजें हैं, याद रखिएगा। इनकी योग्यता है कि किसी भी हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में आप 10 साल तक वकील रहिए। किसी भी हाई कोर्ट में कितने साल तक? 10 साल तक वकील रहिए। या फिर किसी भी हाई कोर्ट में आप 5 साल तक जज रहिए। 5 साल तक जज रहिए। और उसके अलावा ये किस योग्यता किसके आधार पर बताया जा रहा है? तो ये बताया जा रहा है हाई कोर्ट में, क्योंकि हाई कोर्ट के बाद ही तो आपका प्रमोशन सुप्रीम कोर्ट में होगा। तो आप तो इतने तो बेवकूफ नहीं होंगे कि आप इस पे कंफ्यूज कर जाएं कि 10 साल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से तो उठा के सीधे उनको सुप्रीम कोर्ट फेंकने वाला नहीं है। तो इसमें तो ये इतना तो दिमाग है ना, यहाँ हम हाई कोर्ट लिखने से तो अच्छा इसको मिटा दे, वरना आपकी बेइज्जती होगी कि इतने आप लोग बेवकूफ है। तीसरी योग्यता है कि ये राष्ट्रपति साहब के नजर में, किसके नजर में? राष्ट्रपति के नजर में, जानकार होना चाहिए, कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए। ये जानबूझ के ये शब्द जोड़ा गया। अगर ये नहीं जोड़ा गया रहता तो बहुत भारी बवाल होता है, क्योंकि हाई कोर्ट में कोई भी जज वकील बन जाता है। 10 साल वकील बनने का क्या जरूरत? क्या 75 ठो हाई कोर्ट में वकील फेंकाए हैं सब दुनिया भर का, मतलब उनको कोई पूछता तक नहीं। तो 10 साल वकील है तो कह देगा कि भाई खान सर पढ़ाए थे कि आर्टिकल 124 में कि 10 साल वकील है तो चले जाइए। इनमें से अब देखिए, या तो वो 10 साल वकील रहे या तो वो 5 साल जज रहे। लेकिन सबसे जरूरी है कि राष्ट्रपति उसे एक अच्छा कानूनी जानकार मानता हो। सारा झमेला यही खत्म हो जाएगा। कोई 40 साल से वकील है, कहेगा हमको सुप्रीम कोर्ट में जज बना दीजिए,
तो राष्ट्रपति कहेंगे भाग तो हमारे हमारे हिसाब से तुम वकील अच्छे नहीं हो, नहीं बनाएंगे। ऐसे एक सुमिता मित्तल करके थी, 1 साल हो गया, हिमाचल प्रदेश में, उनको राष्ट्रपति, वो वकील थी, उन्हें राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया। तो आप आराम से जज बनाए जा सकते हैं, क्योंकि दोनों की पढ़ाई एक ही होती है। जज और वकील दोनों की पढ़ाई क्या होती है? एक ही होती है, और इनकी पढ़ाई कभी खत्म ही नहीं होती है, हमेशा नए नए केस आते रहते हैं। इसलिए ये लोग कहते हैं कि हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये हो गया इनके जजों की लिए योग्यता हो गई। अब इनमें योग्यता के बाद इनका कार्यकाल कितना रहता है? कार्यकाल तो ये कार्यकाल के हिसाब से देखेंगे तो इनके 2 चीजें होते हैं। जिस दिन इनकी नियुक्ति हुई उस दिन से ये 6 साल तक रहते हैं, नहीं, लेकिन 65 साल से ज्यादा उम्र के नहीं रह सकते हैं। जैसे मान लिया कि कोई जज साहब हैं जो 55 साल के उम्र में ही, मतलब 50 साल के एज में वो क्या बन गए? सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त कर दिए गए। तो क्या वो 65 साल तक रहेंगे? नहीं, फिर उनका कार्यकाल कितने रहता है? 6 साल या 65 साल के लिए। ये 6 साल की ऊपरी सीमा हट गई। अब कितना रहता है भाई? देखिए, मैक्सिमम वो कितने एज तक रह सकते हैं? तो 65 साल के एज तक वो रह सकते हैं। आगे देखते हैं, ये इनका कार्यकाल हो गया। लेकिन अब हम ये समझते हैं कि इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति कौन करता है? यानी हाई कोर्ट, हर राज्य में, भारत में 25 हाई कोर्ट है, तो उसमें कौन जज अच्छा है या कौन वकील अच्छा है, उसको उठा के दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में कौन लाता है? तो इनकी नियुक्ति बात कर लेते हैं। नियुक्ति तो इनकी नियुक्ति जो करते हैं राष्ट्रपति साहब करते हैं, राष्ट्रपति। लेकिन इन राष्ट्रपति को 2 लोग सलाह देते हैं। कौन कौन सलाह देता है? तो सीजीआई। कौन सलाह देगा? सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्लस उस हाई कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। जैसे मान लिया, अभी नहीं समझ में आया, नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति साहब को सलाह कौन देगा? तो राष्ट्रपति साहब को सलाह देते हैं जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है, जैसे शरद अरविंद बोबड़े, SA बोबड़े। लेकिन वो SA बोबड़े साहब वो किससे डिस्कस करते हैं? तो वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से डिस्कस करते हैं। तो इसमें 2 लोगों की सलाह ली जाती है। राष्ट्रपति एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह लेते हैं, दूसरा वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से भी सलाह लेते हैं, हाई कोर्ट के जस्टिस से भी सलाह लेते हैं। हाई कोर्ट, हर हाई कोर्ट का भी एक सीनियर होता है जो उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, तो उसे आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो नहीं कहेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कहेंगे, CJH, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो अब ऐसे बोबड़े साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, उनको क्या पता कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में कौन अच्छा है, भोपाल हाई कोर्ट में कौन अच्छा है, जयपुर में कौन अच्छा है, तो उनको नहीं ना पता है। तो वो क्या करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो हर एक राज्यों से, हर राज्य में तो है नहीं, 25 राज्य में 25 ही आपका टोटल हाई कोर्ट है, तो उन सब से कहेंगे कि तुम्हारे यहाँ कौन कौन सीनियर है, उसका लिस्ट दे दो तो हम छांटेंगे, और उस लिस्ट में से छांट के वो बता देते हैं राष्ट्रपति को कि 3 आदमी को नियुक्त कर लीजिए। तो नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, लेकिन सलाह किससे लिया जाता है? सलाह किससे लेते हैं? तो सलाह लेते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से। तो यहाँ राष्ट्रपति कितने लोगों से सलाह लेते हैं? 2 लोगों से सलाह लेते हैं, तब वो बनाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट में जज। अब इस सुप्रीम कोर्ट में जज जब बनेंगे तो ये 2 कैटेगरी में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज कितने कैटेगरी में जाएंगे? यहाँ नियुक्ति तो हो गया, नियुक्ति हो गया। अब देखिए, इनको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति साहब दिलाते हैं चीफ जस्टिस को। देखिए, अब इसमें जज बनेंगे तो 33 ही तो जज हैं, और एक क्या है? मुख्य न्यायाधीश है। टोटल मिलाकर 34 है, टोटल मिलाकर 34 है। तो देखिए ध्यान से, हाई कोर्ट से प्रमोशन देके इन 33 को बुलाया गया, नियुक्त किया गया, और राष्ट्रपति ने इसमें किससे सलाह किया? ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से और उस हाई कोर्ट के जज से, उस हाई कोर्ट के जज से। लेकिन आप जरा सोचिए कि जब ये चीफ जस्टिस रिटायर होंगे, जब ये चीफ जस्टिस रिटायर होंगे तो इन 33 में से किसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाए, इसके लिए सलाह किससे लेंगे? तो 2 ही रास्ते हैं।
जो रिटायर होके जा रहा है वो बता दे, या तो जो इसमें सीनियर है वो बता दे, तो सीनियर वा कहेगा हम ही को बता दे। इसलिए एक और नियुक्ति होती है सीजेआई की नियुक्ति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो नियुक्ति होती है ये कौन करते हैं? ये भी करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। लेकिन यहाँ राष्ट्रपति जो सलाह लेते हैं वो लेते हैं कोलोजियम की सलाह। कोलोजियम एक समय के लिए बंद कर दिया गया था, उसके जगह आया था न्यायिक नियुक्ति आयोग, जिसे खत्म करके वर्तमान में भी कोलोजियम व्यवस्था है। कोलोजियम कहते हैं 5 सीनियर जज को, जितने भी 5 सीनियर जज होते हैं, 5 सीनियर जजों के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? कोलोजियम कहते हैं। तो इन 33 में से जो 5 सीनियर होंगे वो पांचों मिलकर डिसाइड करेंगे कि हम में सबसे ज्यादा सीनियर कौन है, और वही क्या बनेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश बनेगा। क्या बनेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश बनेगा। तो 2 तरह की यहाँ नियुक्ति होती है। इन 33 की नियुक्ति जब करनी है तो फिर से समझाएं, पता नहीं क्या पूछ रहे हैं सर। न्यायाधीश घूस नहीं लेते हैं, ये लोग हैवी अमाउंट में लेते हैं, करोड़ में। न्यायाधीश घूस नहीं लेते हैं। आपको लगता है घूस नहीं लेते हैं? नहीं, बहुत कम। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पैसा नहीं चलता है, क्योंकि ये बहुत पहुंच वाले लोग होते हैं। इन लोग के पास इतनी ज्यादा ऐसे इनकम ऑफ सोर्स रहते हैं कि ये लोग छोट मोट के लिए पैसा नहीं लेते हैं। जज आज भी अगर सबसे कम कहीं घूस चलता है ना तो कोर्ट में चलता है। इसलिए आप देखे होंगे कि बड़े बड़े गुंडे लोग को कोर्ट नहीं संभाला। सलमान खान बकस दिया कोर्ट, क्या उसके पास पैसा नहीं है? संजय दत्त छोड़ दिया, उनको पेरोल पर छोड़ा है। पेरोल मतलब समझते हैं कि आप बहुत खतरनाक काम नहीं किए हैं, आपका बैकग्राउंड देख के आपको छोड़ते हैं, छोड़ दिया। आसाराम बापू 11,000 करोड़ का मालिक, टाटा बिरला से ज्यादा, राम रहीम से ज्यादा पैसा, सोने लटका के घूमता था, छोड़ दिया क्या उन लोग को? नहीं ना छोड़ा, नहीं छोड़ता है कोर्ट वगैरह। जब तक सरकार पीछे नहीं पड़ेगी ना, तो आम आदमी का कोर्ट नहीं सुनता है। हाँ, गवर्नमेंट थोड़ा पीछे पड़ जाती है तो थोड़ा बहुत सुलझा लेती है कोर्ट वगैरह। आगे देखिए, देखिए यहां दोबारा समझाते हैं। ये नियुक्ति में सब गड़बड़ा गया है। सब 33 गो बैठेगा सब जज, 33 गो बैठेगा सब जज। एगो बैठेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक तो रहता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। टोटल मिलाकर 34। कहने का सेंस है कि इन जजों की भी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, और इनमें सीनियर को ही सीजीआई बनाते हैं राष्ट्रपति। इसके नीचे अलग अलग हाई कोर्ट है। टोटल हाई कोर्ट की संख्या भारत में 25 है, हर राज्य में लगभग है, पूरे राज्य में नहीं है यहाँ पर। तो देखिए, इनमें योग्यता क्या होनी चाहिए इस जजों की, यानी इन सब की योग्यता एक ही है कि 5 साल 10 साल वकील रहा हो या भी 5 साल जज रहा हो। तो इसमें से कौन सा जज आएगा? कौन सा जज आएगा? सारे हाई कोर्ट में से तो लाया नहीं जाएगा। जो सीनियर है 23 तरह के, उसी को लाया जाएगा। किसने ज्यादा फैसले सुनाए हैं उसको लाया जाएगा। तो जब इन 33 जजों की नियुक्ति करनी है तो राष्ट्रपति 2 लोगों से सलाह लेता है। एक वर्तमान सीजीआई से सलाह लेता है, और इन सारे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेता है। इन सारे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेता है। तो एक कमेटी बैठती है जो इन्हें डिसाइड करती है कि हाँ, इसमें से 2 आदमी को भेज दीजिए, 2 आदमी को इसमें से भेज दीजिए, 1 आदमी को इसमें से भेज दीजिए, इसमें से मत भेजिए। तो वो हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में जज। तो ये सारे लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में जज, तो सुप्रीम कोर्ट में बन गए जज। अब इसमें ये सीजेआई रिटायर हो गए, जैसे इससे पहले रंजन गोगोई रिटायर हुए। तो अगला सीजीआई इसमें से कौन बनेगा ये डिसाइड कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट में इन 33 जजों में से जो 5 सीनियर जज है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कोलोजियम कहते हैं, वो बताते हैं कि इनमें से ज्यादा सीनियर कौन है। सीनियरिटी यहाँ पर देखा जाता है कि एक्सपीरियंस किसने ज्यादा फैसले सुनाए हैं, इस सब टाइप से। तो आप बताएंगे अनुच्छेद 124 में किसकी चर्चा है? सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को बढ़ाने और घटाने दोनों का अधिकार संसद को है। पहले 8 जज थे, फिर 26 हुए, फिर 31 हुए, अभी वर्तमान में 33 जज हैं। जज बनने की योग्यता किसी भी हाई कोर्ट में आप 10 साल वकील या 5 साल जज रहे हो और राष्ट्रपति की नजर में कानून के अच्छे जानकार रहे हो तो आपको नियुक्त किया जा सकता है। आपको शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति, और आप 65 साल की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। आगे देखिए, जब जजों की नियुक्ति होती है तो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह करके जज को नियुक्त किया जाता है। लेकिन इन जजों में जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है तो वहां लाया जाता है कोलोजियम व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था?
कोलोजियम व्यवस्था को लाया जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाए। इन्हें शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। यह त्यागपत्र किसको ले जाके दे देते हैं? राष्ट्रपति को त्यागपत्र ले जाके दे देते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहां तक में, आगे बढ़ जाए। आगे बढ़े, पता नहीं क्या पूछता है। किसी को दिक्कत? एक क्वेश्चन बताइए तो, क्या विदेशी नागरिक सुप्रीम कोर्ट का जज हो सकता है? क्या विदेशी नागरिक सुप्रीम कोर्ट का जज हो सकता है? नहीं हो सकता है। वेरी गुड। तो ये योग्यता हम आपको अलग से पढ़ाएंगे कि भारत का नागरिक हो। वो सबको पता है कि भैया किसका नागरिक होना चाहिए? भारत के नागरिक होना चाहिए। अगर भारत के नागरिक नहीं है ना तो लतिया के भगा दिया जाएगा। आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। ये तो नियुक्ति हो गई। शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। देखिए, राष्ट्रपति साहब का 3 गो काम है यहाँ पे। राष्ट्रपति साहब का 3 गो काम है। एगो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं, भले सलाह लेते हैं। दूसरा, राष्ट्रपति साहब इन्हें शपथ दिला देते हैं। तीसरा, राष्ट्रपति साहब इनसे त्यागपत्र ले लेते हैं, त्यागपत्र ले लेते हैं। इन्हें हटाने के लिए महाभियोग लाना पड़ता है। महाभियोग, महाभियोग लाना होता है। कहाँ पर लाया जाता है? संसद में लाया जाता है। कई बार महाभियोग लाया भी गया है। हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए भी संसद में ही महाभियोग लगेगा, और सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए भी संसद में महाभियोग लगेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। एक रंगा स्वामी थे जो रामा स्वामी थे जो हाई कोर्ट के जज थे, एक रंगा स्वामी थे जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे। इन दोनों के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को लाया गया था। तो आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रक्चर की चर्चा है। आपको आर्टिकल 124 बताएं, जिसमें किस चीज की चर्चा है भैया? स्ट्रक्चर की चर्चा है, कैसे कैसे सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ है। यहां तक में कंप्लीट सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर। आगे इसके पावर वगैरह बहुत ज्यादा है, अभी बस हम स्ट्रक्चर बताए। कोलोजियम में कितने जज आते हैं? आंसर दीजिए तो। कोलोजियम में कितने जज आते हैं? फटाफट आंसर दीजिए। दीपक मिश्रा सीनियर नहीं थे, फिर भी उन पे लगा दिए गए। भाई कोई जरूरी नहीं है कि सीनियर, आप उम्र से देखिएगा। एक्सपीरियंस मतलब कितने ज्यादा फैसले दिए इस पर भी डिपेंड होता है। कोलोजियम में कितने जज? 5। चलिए फटाफट आंसर दीजिएगा, आंसर दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट में जो जज होते हैं, इनकी नियुक्ति के समय, जजों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। इनकी नियुक्ति के समय कितने लोगों की सलाह ली जाती है? किसकी सलाह ली जाती है? जब जजों की नियुक्ति करनी है, यानी 33 की नियुक्ति करनी है। हम सीजीआई की नियुक्ति के समय नहीं पूछ रहे हैं, हम इन जजों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति किन 2 लोगों से सलाह लेते हैं? हाँ, दोनों लोग के नाम पूछ रहे हैं। हाँ वेरी गुड, सीजीआई प्लस चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। वेरी गुड। सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सीजेएच चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट में कितने? 25। सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट सीजीएच, ये 2 लोगों से सलाह लेते हैं, सीजीएच से लेते हैं। कितने लोग बता सकते हैं कि राष्ट्रपति जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति करते हैं, तो किसकी सलाह लेते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति के समय किससे सलाह लेते हैं? कोलोजियम। वेरी गुड। इसकी नियुक्ति के समय कोलोजियम की सलाह लेते हैं। किसकी सलाह लेते हैं? कोलोजियम की सलाह लेते हैं। अब एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट में जो जज होते हैं उनकी सैलरी आप बढ़ा घटा नहीं सकते हैं तब तक जब तक कि देश के ऊपर फाइनेंशियल इमरजेंसी न लगा हो। फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक लगा ही नहीं है। तो मनमौजी अगर कोई नेता, कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति चाहेंगे सैलरी काट लेना तो काट लेंगे? नहीं काट सकते हैं।
अब बताइए, कोई राष्ट्रपति चाहेंगे हम उनको नियुक्त कर दे तो कर सकते हैं? नहीं भैया, जब तक कोलोजियम नहीं बोलेगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट टोटली फ्री है कि कैसे कैसे उस पर सरकार हस्तक्षेप ही नहीं कर सकती है। ना उसकी सैलरी काट सकती है, ना सैलरी कम कर सकती है, ना सैलरी रोक सकती है, ना ट्रांसफर कर सकती है, क्योंकि किस हाई कोर्ट में किसका ट्रांसफर होगा ये कोलोजियम करता है। ना प्रमोशन दे सकती हैं, कोलोजियम करता है। ना नियुक्ति कर सकते हैं, केवल सिफारिश करेगा वहां पर। तो सरकार का हस्तक्षेप नहीं रहता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, इसलिए सुप्रीम कोर्ट अभी भी बचा हुआ है, हाई कोर्ट अभी भी बचा हुआ है। इसी को करने के लिए न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया गया था। न्यायिक नियुक्ति आयोग में कहा गया था कि दो ठो मंत्री रहेंगे, एक प्रधानमंत्री रहेंगे, एक ठो कानून मंत्री रहेंगे। तो दो गो मंत्री रहेंगे, ये दो ठो मंत्री रहेंगे, दो जज रहेंगे, दो सामाजिक कार्यकर्ता रहेंगे और एक राष्ट्रपति साहब रहेंगे। कौन रहेंगे? राष्ट्रपति। तो ये 7 लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि कौन जज बनेगा। और अगर किन्हीं 2 लोगों ने कह दिया कि नहीं वो फलानिया आदमी बहुत अच्छा है लेकिन उसको जज मत बनाइए, तो नहीं बनाया जाएगा। शाला सरकार हाई कोर्ट में हस्तक्षेप करना पड़ता था। ये 2 गो मंत्रिया कोनो ईमानदार जज को कहेंगे सब मत बनाइए। तो ये नियम पारित हो गया था संसद से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे हाथ में, हमारे गिरेबान में हाथ डालेगा। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक नियुक्ति आयोग को खारिज कर दिया, कहा कि यह कानून गलत है, न्यायपालिका पर दबाव बनाने के लिए लाया गया है। जजों की नियुक्ति कोलोजियम के सलाह पर ही की जाएगी, नहीं तो नहीं की जाएगी। सरकार का मुंह झुझुआ गया कि सिर्फ हम तो इसको लगाम लगाना चाहते थे। समझ में आ गया? न्यायिक नियुक्ति आयोग गलत था। न्यायिक नियुक्ति आयोग से राजनेताओं की पहुंच किस पे हो जाती? न्यायपालिका पर। जैसे किसी डीएम एसपी का ट्रांसफर सरकार के हाथ में रहता है, प्रमोशन सरकार के हाथ में रहता है, सस्पेंड करना सरकार के हाथ में रहता है। लेकिन जज का, एक मामूली जज जो सुप्रीम कोर्ट का नहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी है, तो सरकार ना उसका सैलरी रोक सकती है, ना ट्रांसफर कर सकती है, ना प्रमोशन दे सकती है, ना सस्पेंड कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती है। और वो जज अगर लिख दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जेल में डालिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज अगर लिख दिया जेल में डालिए, तो मोदी जी को भाग के तुरंत हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। महाराज वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाला हमारा जज डाल दिया है, रोकवा दीजिए, स्टे दे दीजिए, रोक दीजिए। और अगर हाई कोर्ट के जज नहीं बैठल है तो पुलिस उठा के टांग के डाल देगी। इतना पावर होता है जज का। इसलिए हर एक चीज सुप्रीम कोर्ट का अलग है। सुप्रीम कोर्ट की वैकेंसी एसएससी के थ्रू नहीं निकलती है, सुप्रीम कोर्ट अपनी वैकेंसी निकालती है, उनका सैलरी खुद डिसाइड करती है। कोलोजियम वाले उनको सैलरी देते हैं, उनका एक डिपार्टमेंट होता है। हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबका अलग से होती है। सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करती है, इसलिए सरकार का इसमें प्रभाव बहुत ही कम देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी पैसा तो हर जगह चलता है। समझ में आया? सर एंग्लो इंडियन सीजीआई बन सकता है, आराम से बन सकता है। अब एंग्लो इंडियन का व्यवस्था खत्म हो गया। अब एंग्लो इंडियन का कोई व्यवस्था नहीं रह गया भारत में। संशोधन पढ़ाएंगे तो बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रक्चर से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट के पावर को समझते हैं। किसी को सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रक्चर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई कहता है कि नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। तब ओकरा से पूछिएगा कोना के नियुक्ति पूछ रहा है तुम? जजवन का? तो जजवन का नियुक्ति के समय सीजीआई से पूछते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से पूछते हैं। तू कहेगा ना ना जज का नहीं पूछ रहे थे, हम पूछ रहे थे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का। तो अच्छा, मुख्य न्यायाधीश के लिए, तो मुख्य न्यायाधीश के लिए कोलोजियम का प्रयोग करते हैं। कोलोजियम कहेगा कोलोजियम में कितना जज? तो 5 गो सीनियर जज को कोलोजियम में रख लिया जाता है। समझ में आ गया? कहेगा कि नियुक्ति करता कौन है? नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कहेगा कि शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। कहेगा कि इनका त्यागपत्र, इस्तीफा कौन लेते हैं? त्यागपत्र राष्ट्रपति ले लेते हैं। सब काम राष्ट्रपति कर लेते हैं। क्या इनकी वेतन रोकी जा सकती है? नहीं। प्रमोशन कौन देता है? कोलोजियम। सारा काम कोलोजियम। न्यायिक नियुक्ति आयोग कुछ भी नहीं करता है। समझ में आ गया? अब आगे बढ़े। आर्टिकल 125।
आर्टिकल 125, 24 हो गया। अर्नब गोस्वामी पागल जेल चला गया, अर्नब गोस्वामी जेल चला गया। देखो भाई साहब एक बात बताते हैं, नेताओं से जो मीडिया वाला पंगा लेगा वो जेल चला जाएगा। आपको दो एग्जाम्पल देते हैं, बीजेपी, कांग्रेस। देखो भाई आपको बताते हैं, निधि राजदान एक पत्रकार थी, टीवी चैनल था एनडीटीवी, एनडीटीवी। इसकी एक पत्रकार थी जिसका नाम था निधि राजदान, निधि राजदान। इन्होंने बीच डिबेट में कह दिया था संबित पात्रा से, संबित पात्रा को, कि आप डिबेट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये एजेंडा मत थोपिए आप, ये कम्युनिज्म एजेंडा। तो निधि राजदान ने कह दिया संबित पात्रा से कि आप डिबेट छोड़ के जा सकते हैं, आप यहां से जा सकते हैं। ससुरा अगले दिन केवल 8 घंटा में सीबीआई का छापा पड़ गया। कहां पर? एनडीटीवी के ऊपर। अगले दिन, ये आज से 3 साल पहले की बात है। दूसरा बात करते हैं अर्नब गोस्वामी का। देखो एक टीवी चैनल है रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक भारत, इसके पत्रकार अर्नब गोस्वामी, अर्नब गोस्वामी, इन्होंने सोनिया गांधी को कह दिया कि पालघर में जो साधुओं की मृत्यु हुई है उस पर तुम चुप क्यों है। वो अलग बात है कि उस पालघर हत्या पर ज्यादातर मंत्री वगैरह चुप थे। देखिए पालघर में जो साधुओं को मारा गया ये एकदम निर्मम हत्या थी। जिन हरामियों ने मारा उनको रोलर से कूच के मार देना चाहिए। लेकिन पब्लिक की गलती क्या है कि उस गांव में किसी ने हल्ला फैला दिया कि बच्चा चोरी करने वाले हैं, तो गांव वालों ने उन साधुओं को सोचा कि ये साधु के भेष में बच्चे को चोरी करके लेकर चले जाएंगे, इसलिए उन लोगों ने उन्हें मार दिया। तो ये मेन मुद्दा जो था वो एक अंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ था। लेकिन आप मार कैसे देंगे? और पुलिस वहीं खड़ी थी। पुलिस की भी एक खराबी है, भीड़ में पुलिस कुछ नहीं करती है, वरना पुलिसों पिटा जाती है। पुलिस और मिलिट्री के पावर तो होता नहीं। तो अर्नब गोस्वामी सीधे अंडर ले लिया किसको? सोनिया गांधी को, सोनिया गांधी को। तो इन्होंने उसी समय एक केस खुलवा दिया था, इनका एक पुराना केस था, आज ये चले गए, इनके ऊपर सीआईडी लग गई। देखो एनडीटीवी के ऊपर सीबीआई इनके ऊपर सीआईडी। तो आप बाबू राजनेताओं को अगर आप देखिएगा तो आप जरा देखिए, ये भाई साहब को केवल डिबेट से कह दिया था कि उठ के चल जाओ, तो सीबीआई का छापा। जबकि एनडीटीवी और आईसीआईसीआई बैंक का जो लेन देन था वो क्लियर हो गया था, वो केस क्लोज हो गया था, लेकिन सीबीआई खुलवा दी। क्योंकि भैया पावर में कौन थे? ये सेंट्रल गवर्नमेंट में पावर में ये है। तो यहां अर्नब गोस्वामी का भी केस बंद है, लेकिन अर्नब गोस्वामी को केस को कौन खोल दिया? सीआईडी। क्योंकि सीआईडी के पास स्टेट गवर्नमेंट होती है, कांग्रेस। तो भाई साहब आप लोग को कहते हैं ना, इसलिए कभी भी आप अपने जगह पे रहिए, कामयाब होइए, अपना जगह पे सेट कर लीजिए। क्योंकि आप कितने भी बड़े हो जाएंगे ना, कितने भी बड़े, तो ये नेता आपको नहीं छोड़ेगा सब। इसलिए आप ज्यादा इस सब के चक्कर में नहीं पड़िए। अर्नब गोस्वामी सुप्रीम कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट जाए, कहां जाए, उससे क्या मतलब है। आर्टिकल 124 देखते हैं। सर क्या रवीश कुमार भी जेल जाएंगे एनडीटीवी से? कोई क्राइम करेगा तो सरकार उठवा लेगी बाबू। अरे बाबू सरकार हमरा चाहेगी तो उठवा लेगी, सरकार से पंगा नहीं लेना चाहिए। वो भी जेल चल जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है। इसलिए गवर्नमेंट के पास नहीं, क्योंकि पुलिस गवर्नमेंट के अंडर में होती है, उठा के भेज देगा। आप हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहां से जमानत मिलेगी, अलग बात है। यहाँ पे आगे देखिए, इस सब के चक्कर में मत पड़ बाबू। 125 आर्टिकल 125, इसमें क्या बोला गया है? इसमें कहा गया है कि जजों का जो वेतन होता है, सैलरी, जज का वेतन, जज का वेतन, जजों का वेतन है, यह वेतन किसमें दिया जाता है? संचित निधि से, कंटीजेंसी फंड, संचित निधि। ये आगे पढ़ाना है। संचित निधि, जिन्हें संचित निधि से वेतन दिया जाता है ना,
उनकी सैलरी को संसद में कम नहीं किया जा सकता है। यानी जज की जो सैलरी हो गई अब वो घटा नहीं सकते हैं, ना ही उसे रोक सकते हैं। इसलिए जजों की जो सैलरी दी जाती है वो किससे दी जाती है? संचित निधि से दी जाती है। देश की संचित निधि से इन्हें सैलरी दी जाती है, जिस सैलरी को आप चाह के भी रोक नहीं सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? अब इनकी सैलरी होती कितनी है संचित निधि से? तो सुप्रीम कोर्ट में जज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक 33 ठो जो होते हैं वो क्या होते हैं? जज होते हैं। और एक ठो जो होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। यानी टोटल 34 जज होते हैं। तो इनका पावर ज्यादा है, इन्हें 2,80,000 रुपया सैलरी दी जाती है। और इन लोग का थोड़ा सा पावर कम है, इसलिए इन्हें 2,50,000 सैलरी दी जाती है। इन्हें 2.5 लाख रुपया महीना, इन्हें 2,80,000 रुपया सैलरी दी जाती है, जो केंद्र सरकार के संचित निधि से दिया जाता है। आर्टिकल 125। आगे बढ़े। सर जज को वेतन भत्ता क्या मिलता है? बकललवा खाई। फ्री में गाड़ी मिलती है, फ्री में सिक्योरिटी गार्ड मिलते हैं सर, फ्री में रहने का घर मिलता है, उस घर में खाना पीना का खर्चा सरकार उठा देती है, फ्री में मेस मिलता है, A to Z चीज मिलता है। भैया देखो वेतन क्या क्या मिलते हैं। घर, बिजली, गाड़ी, कार या जो भी गाड़ी नहीं लिखा है, कार, पेट्रोल, लाइट कट गया तो जनरेटर, गार्ड, मेस, खाना खा सकते हैं मेस में, स्कूल फीस, ओका घर से कुछ नहीं लगता है उसका। सुप्रीम कुछ करेगा उसका कुछ नहीं लगेगा, कुछ भी कर देगा उसका कुछ नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? कुछ भी कर दिया उसका नहीं, टोटल पैसा बच जाता है। तो ये तो एक नॉर्मल सा अनुच्छेद है यार, इसमें कॉन्सेप्ट क्या बताएंगे हम? हाँ, कुछ खास कॉन्सेप्ट वाला तो चीज नहीं था। अब इसके बाद आर्टिकल किस पे चलते? 126 पर। आर्टिकल 126 पर 126, 27, 28 ये इंपॉर्टेंट है। इसमें कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की चर्चा है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का मतलब होता है अस्थायी मुख्य न्यायाधीश। देखिए 126, आर्टिकल 126। देखो बाबू 124 बताए सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रक्चर की चर्चा थी, सुप्रीम कोर्ट का गठन था। बिना वेतन कोनो काम होता है? तो यहां पर क्या था? वेतन था। अब 125, 126 देखते हैं। कार्यकारी यानी अस्थाई, मुख्य न्यायाधीश, इंग्लिश में इसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव चीफ जस्टिस। इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है? एग्जीक्यूटिव चीफ जस्टिस। क्या होता है ये एग्जीक्यूटिव चीफ जस्टिस? जैसे देखिए सुप्रीम कोर्ट में 33 तो जज हैं और एक तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। टोटल जज इतने ही ना है, 33 जज हैं और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी 24 है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये जज कहलाते हैं, इनकी सैलरी 2.5 लाख, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति अपनी जगह पर अवेलेबल रहे, जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति एक दूसरे पर अवेलेबल रहे। कभी कभी चीफ जस्टिस जो होते हैं वो छुट्टी पर गए रहते हैं, बीमार पड़े रहते हैं या अपने जगह पर नहीं रहते हैं। तो क्या किया जाता है कि जितने दिन के लिए ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रहते हैं उतने दिन के लिए इन 33 जजों में से एक ठो को टेम्पोररी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। उसे अलग से शपथ नहीं दिलाया जाता है चीफ जस्टिस का, बस वो टेम्पोररी काम करने के लिए आ गया रहता है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कहते हैं, इसलिए ये क्या रहता है? टेम्पोररी रहता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी जो नियुक्ति होगी आप ही बताइए नहीं, नियुक्ति कौन करेगा? तो इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति कोलोजियम के सलाह पर। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति कोलोजियम के सलाह पर। इसमें से कोई सीनियर होगा वो चला जाएगा। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मान लीजिए बेटा या बेटी की शादी है, कोई फंक्शन है, वो चले जाएंगे शादी ब्याह में 10 दिन की छुट्टी लेकर। तो भैया चीफ जस्टिस है ना, इसका पद खाली थोड़ी रहना चाहिए, तो अलग से नियुक्ति नहीं करेंगे। तो जब तक के लिए इनका पद खाली रहता है
तब तक के लिए यहाँ से किसी एक सीनियर को जो कोलोजियम का हिस्सा होता है, कोलोजियम किसे सलाह दे देती है, राष्ट्रपति को कि आप नियुक्त कर दीजिए, तो इन्हें नियुक्त कर दिया जाता है। जब तक ये 10 दिन तक, मान लीजिए 10 दिन के लिए, 10 दिन तक जब तक ये रहते हैं इनके पद पर, उस 10 दिन तक के लिए इनका पावर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बराबर हो जाता है। ये वो सारे डिसीजन ले सकते हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लेते थे। इन्हें सैलरी भी उस 10 दिन तक के लिए उतनी ही दी जाती है जितना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, यानी हर एक पावर दिया गया है। बस उनका घर और उनके बीवी बाल बच्चों का इस्तेमाल ये नहीं कर सकते। ऐसा ना कि 10 दिन के लिए उनके मेहरारुओं को उठा के दे दीजिए कि देखिए ना आप कार्यकारी हैं, पत्नी है, ले जाइए 10 दिन के लिए इनको भी रखिए, तो गड़बड़े हो जाएगा वहां पे। समझ में आया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये यहाँ नहीं रख सकते 10 दिन के लिए। पावर वगैरह सब कुछ रहेगा, पर्सनल चीजें उनकी उन्हीं के पास रहती है, दूसरे के पास नहीं जाता। हो गया? हो गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? इसी को कहा जाता है कार्यकारी न्यायाधीश। अरे बीवी बाल बच्चा को काय लिए लेके जाएगा, गड़बड़े कर देगा तब तो। हो गया? आर्टिकल 26, आर्टिकल कौन सा हो गया? 26। इसके बाद आर्टिकल 27 आएगा। आर्टिकल 27, आर्टिकल 27 में एडहॉक जज की चर्चा है। आर्टिकल 27 में एडहॉक जज की चर्चा है। देखो बाबू, एक अब बताइए तो इसमें क्या था? 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन था, कैसे कैसे इसका गठन किया जाता है। और इसमें क्या था आपका? ये आपका वेतन। और इसमें क्या था? एग्जीक्यूटिव केवल काम करने के लिए आया था, तो इसलिए उसे कहा गया था कार्यकारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब इसमें आता है आपका 127, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें कहा गया है तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश इसको कहते हैं इंग्लिश में एडहॉक जज। एडहॉक जज, एडहॉक जज क्या होता है? ये जरा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, इसको समझिएगा वरना इसमें फंस जाता है लड़का। देखो बाबू, एक बात बताइए, 33 जज थे और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, टोटल मिलाकर हुए थे 34 जज। जब ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं अवेलेबल नहीं थे तो हम लोग यहाँ से उठा के लेते आए थे यहाँ पर। यानी जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो हम कहाँ से उठा के लाए हैं? इन 33 में से एक ठो को उठा के लाए हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो ये 33 जज हैं इन्हीं की संख्या घट जाए, इसमें से 10 जज कोरोना पॉजिटिव होकर बीमार हो जाए, या फिर मान के चलिए कि इनका तबीयत खराब हो जाए या इनके यहाँ कोई शादी ब्याह फंक्शन हो जाए, ये जजों की संख्या ही घट जाए जबकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे ही। इस स्थिति में क्या कीजिएगा? तो इस स्थिति में जज कहां से लाएंगे? तो इस स्थिति में जज लाया जाता है अलग अलग हाई कोर्ट के जज से, अलग अलग हाई कोर्ट से लाया जाता है। भारत में तो 25 गो हाई कोर्ट है कि नहीं है? तो इस स्थिति में हम कहां से जज लाएंगे? हाई कोर्ट से लाएंगे। लेकिन ये जरूरी है कि ये हम जान लें कि यहाँ से जो जज लाया जाएगा वो किसके सलाह पर लाया जाएगा। तो कहीं पे भी जज को नियुक्त करना है तो नियुक्त तो भैया राष्ट्रपति ही करेंगे, चाहे वो परमानेंट जज हो या परमानेंट आपके सीजीआई हो या कार्यकारी सीजीआई हो, नियुक्त तो राष्ट्रपति ही करेंगे। बात आती है सलाह लेने की, तो एडहॉक जज कहा जाता है कि जिस हाई कोर्ट में जजों की कमी नहीं है उस हाई कोर्ट से जज को टेम्परोरी रूप के लिए सुप्रीम कोर्ट को भेज देने वाला जज एडहॉक जज कहलाता है। तो मान लीजिए कि इलाहाबाद जज ये सुप्रीम कोर्ट के जो एस.ए. बोबड़े हैं, एस.ए. बोबड़े साहब कहें कि एक काम कीजिए ना, इलाहाबाद हाई कोर्ट से उठा लीजिए। तो भैया यूपी की जनसंख्या 23 करोड़ है, जहां जनसंख्या ज्यादा होती है वहीं क्राइम ज्यादा होता है। तो ये कहेंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट कहेंगे इनको क्या पता सीजीआई को कि उस हाई कोर्ट में जज ज्यादा हैं या कम है। तो यहाँ पर जो सलाह लिया जाता है वो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। इन्हें नियुक्त कौन करेगा? नियुक्त राष्ट्रपति। अब ये बार बार थोड़ी बताएंगे भाई सबको तो नियुक्त राष्ट्रपति ही करते हैं, नियुक्त करेंगे राष्ट्रपति। लेकिन जो सलाह लेंगे वो किससे लेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह देंगे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से जज उठा लाइए, पता चला इलाहाबाद हाईकोर्ट के 25 गो जज पहले से छुट्टी पे गए हैं सब, तो यहाँ का जो चीफ जस्टिस है वो जाने देगा, कहेगा हमारा कमुआ कौन करेगा, दादा करेंगे आपके। तो ये जरूरी है कि जिस हाईकोर्ट से आप एडहॉक जज यानी टेम्पोररी जज को उठा के ला रहे हैं उस हाईकोर्ट से भी आपको परमिशन लेना। तो उस हाईकोर्ट के जज से चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट, तो आपको चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट से भी परमिशन लेना पड़ेगा। किससे लेना पड़ेगा? चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट से भी परमिशन लेना पड़ेगा। तो मान लिए कि ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि हमारे पास बवाल अपने ज्यादा हम नहीं दे सकते हैं, पटना हाईकोर्ट का हम नहीं दे सकते हैं, जबलपुर ने कहा हम नहीं दे सकते हैं, जयपुर का हाईकोर्ट ने कहा कि हमारे पास से लेते जाइए जज है कोई। तो ये जो जज गया है इसी को कहते हैं एडहॉक जज, टेम्पोररी जज, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एडहॉक जज ये जितने दिन तक यहां सुप्रीम कोर्ट में रहेगा इसका पावर सुप्रीम कोर्ट के जज के एकदम बराबर रहेगा, सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर रहेगी, जितने भी अलावेंस या वेतन भत्ते दिए जाते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर दिए जाएंगे। बीबी बाल बच्चों पे अधिकार नहीं होगा लेकिन उसके कुर्सी वगैरह सब चीज पर अधिकार रहेगा। लेकिन ये परमानेंट जज नहीं कहलाएगा, उसके नाम के आगे लिखा रहेगा सुप्रीम कोर्ट के जज, अब ब्रैकेट में लिखा रहेगा एडहॉक। एडहॉक का मतलब होता है टेम्पोररी, किसी काम के लिए जब बुला लिया तो एडहॉक। टीचर भी होते हैं एडहॉक टीचर, यूनिवर्सिटी वगैरह में टीचर का पोस्ट खाली रहता है ना, तो एडहॉक पे रख लेते हैं सब कि काम करिए उसके बाद चल जाइएगा, सेशन खत्म हो जाएगा चल जाइएगा, एडहॉक पे रख लिया जाता है। जैसे मान लीजिए ना किसी का सेशन चल रहा है बीएससी का, अब बीच में कोई मास्टर फिजिक्स के रिटायर हो गए, पॉलिटी के प्रोफेसर रिटायर हो गए, तो रिटायर हो गए तो उनके जगह पे एडहॉक रख लिया जाता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो एडहॉक जज समझ में आ गया आपको। एडहॉक जज की भी किसी भी जज की नियुक्ति जो करते हैं वो राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन यहाँ सलाह जरूरी है। एडहॉक जज की नियुक्ति के समय भी सलाह किससे ली जाती है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से सलाह ले लिया जाता है। एडहॉक जज, एडहॉक का मतलब क्या होता है? इस काम को करने के लिए या इस काम हेतु, यह काम हेतु मतलब इसी काम के लिए बुलाया गया है, परमानेंटली नहीं बुलाया गया है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछता है एडहॉक का अर्थ क्या होता है, तो ऑप्शन सी पर लिखा रहता है इस कार्य के लिए, यानी इस टेम्पोररी काम के लिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल तो है यार समझना। अगर सीजीआई नहीं है तो यही में से उठा लाइए, उसे कहेंगे कार्यकारी न्यायाधीश, और अगर जज नहीं है तो हाईकोर्ट से उठा लाइए, उसे कहेंगे एडहॉक जज, तदर्थ न्यायालय। किसी को कोई दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत नहीं है यार, यहां तक में कोई दिक्कत है तो बोलो, बोलिए बोलिए, आगे बढ़े। कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो आगे बढ़ जाते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ वेरी गुड। एक आदमी कह रहे हैं कि सर अगर सगरो हाईकोर्टवा मना कर दिया तब हो सकता है, वेरी गुड। अगर सब हाईकोर्ट मना कर दिया तब कह दिया कि हम देवे ना करेंगे, हमारे पास खाली नहीं है, और पॉसिबिलिटी भी है कि खाली नहीं रह सकते ना, जज खाली कहाँ रहते हैं? जज खाली रहते तो क्रिमिनल इतना घूम रहे होते, तब क्या होगा? तब क्या होगा? तब अगर सारे हाईकोर्ट ने मना कर दिया, ये भी कह दिया हम भी नहीं देंगे, तब उस कंडीशन में भी हमारा देश का संविधान इतना महान है कि उसके लिए आर्टिकल 128 आता है। इसमें कहता है रिटायर्ड जज, सेवानिवृत्त जज, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं फिर उनको लाइए, यानी जो रिटायर हो चुके हैं उनको। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन पहले कोशिश कीजिएगा, तदर्थ न्यायाधीश आ गया इसलिए पहले एडहॉक जज की चर्चा है, क्योंकि एडहॉक जब जाएगा वो ज्यादा ईमानदार होगा, क्योंकि उसे अभी नौकरी करनी बाकी है, वो इंसानियत रखेगा और जी जगन लगा के कोशिश करेगा कि हम एडहॉक जज से इतना अच्छा काम करें कि परमानेंटली सुप्रीम कोर्ट में जज बन जाए। लेकिन अगर एडहॉक जज के जगह पर आप रिटायर्ड जज को लाएंगे तो ऐसा साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि उसके दिल से डर खत्म हो गया, साला हम तो रिटायर होइए गए हैं, एक काम कर जितना घूस मिलता है ले ले, यहाँ पे काम कर ले। इसलिए कहा गया है कि पहले आप ट्राई कीजिएगा कि एडहॉक जज को ही लाया जाए। जब एडहॉक जज नहीं मिले, जब एडहॉक जज नहीं मिले तब आप लाइएगा रिटायर्ड जज, अदरवाइज में रिटायर्ड जज को नहीं लाइएगा। कितना होशियार था सब कोर्ट को बनाने वाला, संविधान बनाने वाला। ये उस वक्त के राजनेता थे जिन्होंने कोर्ट को बनाया था, संविधान को इतनी गहराई से लिखा था।
दिल पे हाथ रख के पूछिएगा कि आज के नेता क्या संविधान बना सकते हैं। हम गारंटी लिख के देते हैं ना कि आज के नेताओं को कहिए कि आके तुम यूट्यूब पर पॉलिटी का क्लास ले लेना और अपना कमेंट मत करना और लाइक डिसलाइक रखने देना। ससुरा ऐसा पढ़ाएगा सन कि भागना पड़ेगा उन सबको, क्योंकि यूट्यूब पर तो आप छुप नहीं सकते हैं, वहाँ कोई आपको कमेंट करके गरिया देगा, लाइक डिसलाइक कर देगा, तो छुपाना पड़ता है। तो ये हमारे देश की बर्बादी हो रही है। इतना बेहतरीन संविधान जो जानेगा नहीं वो क्या समझेगा। तो आप 124 से 128 समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? पहले हमें एडहॉक की कोशिश करनी है। कोई दिक्कत? सीजीआई इनकम टैक्स देते हैं बाबू, केवल और केवल राष्ट्रपति एक ऐसा पद है जो इनकम टैक्स नहीं देते हैं। बाकी दुनिया का हर एक आदमी इनकम टैक्स देता है, केवल राष्ट्रपति को छोड़ देंगे। आर्मी पे भी लगेगा। समझ में आ गया? गया बस उनके सामान को अलाउ वो मतलब ना थोड़ा कैंटीन से दिया जाता है, तो उनके बदले में टैक्स कैंटीन भरती है। उनको भी छूट है नहीं, कैंटीन उनके बदले में भरती है। समझ में आ गया? तो इनकम टैक्स सब पे लगता है। चलिए अब आगे कल करेंगे, आज के लिए तो नहीं, क्योंकि आगे आप बताएंगे ना तो आर्टिकल 129 जो है ना वो आपको अभिलेख न्यायालय है। तो अब ये अभिलेख न्यायालय एक अलग ही टॉपिक हो जाती है, वो जजों से हट जाती है वहां पर, तो वो समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट पॉलिटी बहुत इजी है।